स्वागत है इस वीडियो में। आज आप सिर्फ एक बुक की समरी सुनने वाले नहीं हैं, बल्कि आप कुछ ऐसा सुनने वाले हैं जो आपकी पूरी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल सकता है। ये वीडियो टिप्स या ट्रिक्स के बारे में नहीं है, ये कहीं ज़्यादा गहरी चीज़ के बारे में है। कुछ ऐसा जिसे दुनिया भर में लाखों लोग ढूंढ रहे हैं, और शायद आप भी। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक जापानी शब्द है जिसमें एक लंबी, खुशहाल और सार्थक ज़िंदगी का रहस्य छिपा है? और क्या हो अगर मैं यह भी कहूँ कि यह शब्द सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि यह जीने का एक तरीका है। हर सुबह अपने दिल में शांति, ऊर्जा और स्पष्टता के साथ उठने का एक तरीका है। वह शब्द है इकिगाई। अब शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप जान लें, हाँ, ये वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा। मैं हर चीज़ को इस तरह समझाऊँगा कि भले ही आप यह चीज़ पहली बार सुन रहे हों, आप इसे गहराई से समझ जाएंगे, कदम दर कदम, धीरे धीरे, साफ साफ और दमदार तरीके से। और मेरा विश्वास करो, अगर तुम अंत तक मेरे साथ रहे तो शायद यूट्यूब पर यह सबसे मायने रखने वाला वीडियो हो सकता है जो तुमने कभी देखा हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को। भाग एक, जीवन का अर्थ क्या है। चलिए मैं एक कहानी से शुरू करता हूँ। एक जापानी महिला थी, एक माँ, एक टीचर, एक दयालु इंसान, जो अचानक कोमा में चली गई। उसका शरीर जीवित था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। डॉक्टरों को यकीन नहीं था कि वह बचेगी। उसका परिवार उसके बिस्तर के पास खड़ा था, चुपचाप रो रहा था। लेकिन कुछ अजीब हुआ। जब वह बेहोश थी, उसने कहा कि वह खुद को एकदम सफ़ेद जगह पर पाया, शांत। और फिर उसे एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ने उससे एक सवाल पूछा, तुम कौन हो? उसने धीरे से जवाब दिया, मैं 4 बच्चों की माँ हूँ। लेकिन आवाज़ ने जवाब दिया, हम ये नहीं पूछ रहे कि तुम क्या करती हो, हम पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो। उसने एक पल सोचा और बोली, मैं एक स्कूल टीचर हूँ। आवाज़ ने दोहराया, वह तुम्हारा पेशा है, लेकिन तुम कौन हो? उसने कहा, मैं जापानी हूँ, मैं बौद्ध हूँ, मैं एक औरत हूँ। और हर बार आवाज़ ने बस इतना कहा, वह तुम्हारी संस्कृति है, वह तुम्हारा धर्म है, वह तुम्हारा लिंग है, लेकिन फिर भी तुम कौन हो? और उस पल उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी पूरी जिंदगी अलग अलग रोल्स निभाने में बिता दी। पत्नी, माँ, टीचर, नागरिक। लेकिन उसने खुद से वह शक्तिशाली सवाल कभी नहीं पूछा था, मैं इन सब के बिना कौन हूँ? तब आवाज़ ने कहा, जब तुम जान लोगी कि तुम वास्तव में कौन हो, तब तुम लौट सकती हो। और बस उसी पल वह उठ गई। हर किसी ने उसकी कहानी पर यकीन नहीं किया, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उस दिन से वह अपनी जिंदगी अलग तरह से जीने लगी। वह कुछ गहरा ढूंढने लगी। कोई नौकरी नहीं, कोई उपाधि नहीं, कोई दिनचर्या नहीं, बल्कि एक कारण, जीवित रहने का एक कारण, हर सुबह उठने का एक कारण, बुरे दिनों में भी मुस्कुराने का एक कारण, अस्तित्व में रहने का एक कारण। उस कारण को जापानी में कहते हैं इकिगाई। तो इकिगाई क्या है? इकिगाई एक खूबसूरत शब्द है जिसका मतलब है होने का कारण, या आसान शब्दों में, वह कारण जिससे तुम सुबह उठते हो। यह सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, मशहूर होने के बारे में नहीं है, यह उस बारे में नहीं है जो समाज तुमसे करने को कहता है। यह उस चीज़ के बारे में है जो तुम्हारे अंदर गहराई में रहती है, एक शांत आवाज़ जो कहती है, यही वजह है कि मैं यहाँ हूँ। कुछ लोग इसे अपने काम में पाते हैं, कुछ दूसरों की देखभाल में, कुछ कला में, पढ़ाने में, चीज़ें बनाने में, खाना उगाने में, या बस मुस्कान बांटने में। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि हर किसी के पास एक इकिगाई होता है। तुम्हारे पास है, मेरे पास है, हर किसी के पास एक इकिगाई है। समस्या ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग उसे ढूंढना ही भूल जाते हैं। तो हम उसे कैसे ढूंढें? इसके लिए 4 सवाल आते हैं। ये वो सवाल नहीं हैं जिनका जवाब तुम जल्दी में दो। ये वो सवाल हैं जिनके साथ तुम बैठो, सोचो, लिखो, मनन करो, और धीरे धीरे तुम्हारा असली रूप सामने आने लगेगा। आइए इन 4 सवालों को एक एक करके देखते हैं। सवाल नंबर 1, तुम्हें क्या पसंद है? ये पहला और सबसे अहम सवाल है। वह कौन सी चीज़ है जो तुम्हारे दिल को जिंदा महसूस कराती है, जो तुम्हें एनर्जी देती है, ख़त्म नहीं करती? हो सकता है तुम्हें खाना बनाना पसंद हो, कहानियाँ लिखना पसंद हो, लोगों की मदद करना, चीज़ें ठीक करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, डांस करना, पेड़ पौधे लगाना, अपने घर को प्यार से साफ करना, गाने गाना, या दूसरों की सुनना। यह इस बारे में नहीं है कि इससे पैसे मिलते हैं या नहीं, यह इस बारे में है कि इससे तुम्हें खुशी मिलती है या नहीं। यह इक्कीगाई का पहला हिस्सा है। सवाल नंबर 2, तुम किस चीज़ में अच्छे हो? हम सब में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हम स्वभाव से अच्छा करते हैं।
कुछ लोग अच्छे लिसनर होते हैं, कुछ को हाथों से काम करना अच्छा लगता है, कुछ नंबर्स में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चों के साथ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ ये समझने में बहुत अच्छे होते हैं कि दूसरे कैसा महसूस कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि यह कोई ऐसी चीज़ हो जिसे दुनिया देखे, भले ही यह कोई साधारण चीज़ हो, जैसे कि एक अशांत दुनिया में शांत व्यक्ति होना। यह एक गिफ्ट है। खुद से पूछो, लोग अक्सर मुझे किस चीज़ के लिए धन्यवाद देते हैं? मैं वह कौन सा काम बिना ज़्यादा कोशिश किए भी अच्छा कर लेता हूँ? ये दूसरा हिस्सा है। सवाल नंबर 3, दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है? ये पूरे ग्रह को बचाने के बारे में नहीं है। ये चारों ओर देखने और यह पूछने के बारे में है, मैं आज किसी की मदद कैसे कर सकता हूँ? हो सकता है तुम्हारे गांव को ताज़ा खाना चाहिए, हो सकता है तुम्हारे दोस्त को बात करने के लिए किसी की ज़रूरत हो सकता है तुम्हारे पड़ोस को बुजुर्गों की देखभाल करने वाले किसी व्यक्ति की ज़रूरत हो सकता है दुनिया को तुम्हारी आवाज़ की, तुम्हारी दयालुता की, तुम्हारे सोचने के तरीके की ज़रूरत हो। इकिगाई स्वार्थी नहीं है, यह इस बारे में है कि तुम जिस चीज़ से प्यार करते हो और जिसमें अच्छे हो, उसका इस्तेमाल करके दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाओ। ये तीसरा हिस्सा है। सवाल नंबर 4, तुम किस चीज़ के लिए पैसे ले सकते हो? आइए ईमानदार रहें, हम सभी को गुजर बसर करना है, लेकिन इकिगाई कहता है, क्या हो अगर तुम्हारा पर्पस तुम्हारी ज़िंदगी भी चला सके? हो सकता है तुम्हें पढ़ाना पसंद हो और तुम उसमें अच्छे हो, तो क्या तुम ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हो सकता है तुम्हें बेकिंग पसंद हो, तो क्या तुम एक छोटी सी बेकरी खोल सकते हो सकता है तुम्हें लिखना पसंद हो, तो क्या तुम दूसरों के लिए लिख सकते हो? इसका मतलब लाखों कमाना नहीं है, इसका मतलब है वह करना जो तुम्हें पसंद है, इस तरह से कि वह तुम्हें भी पाले, तुम्हारे परिवार का सहारा बने और तुम्हें एक स्थिर जीवन दे। यह चौथा हिस्सा है। अब जब तुम्हें कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जो इन सभी 4 सवालों का जवाब देती है, जो तुम्हें पसंद है, जिसमें तुम अच्छे हो, जिसकी दुनिया को ज़रूरत है और जिसके लिए तुम पैसे ले सकते हो, वही तुम्हारा इकिगाई है। और जब तुम इकिगाई के साथ जीते हो, तो तुम सिर्फ गुजर बसर नहीं करते, तुम जीते हो। चलिए मैं एकदम आसान उदाहरण देता हूँ। मानो एक महिला है जिसका नाम मारिया है। वह 32 साल की है और ब्राज़ील में रहती है। वह हर सुबह 5 बजे उठती है और बेकिंग शुरू कर देती है। वह अपने छोटे से कस्बे के लिए ताज़ी ब्रेड बनाती है। उसके पास कोई बड़ी कंपनी नहीं है, वह बहुत बड़ी इनकम नहीं कमाती, लेकिन जब वह बेक करती है तो वह जिंदा महसूस करती है। वह अपना तनाव भूल जाती है, उसके विचार शांत हो जाते हैं, वह बिना कोशिश किए मुस्कुरा देती है। वह अपनी ब्रेड दूसरों को प्यार से देती है और इतना कमा लेती है कि एक शांत संतोषजनक जीवन जी सके। अब सोचो, मारिया को क्या पसंद है? बेकिंग। वह किसमें अच्छी है? खूबसूरत रेसिपी बनाने में। दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है? उसके कस्बे को ताज़ा स्वस्थ खाना चाहिए। वह किस चीज़ के लिए पैसे ले सकती है? उसकी बेकरी उसे जीने लायक पर्याप्त इनकम देती है। यही उसका इकिगाई है। और खूबसूरती यह है कि तुम्हारा इकिगाई बड़ा होना ज़रूरी नहीं, उसका सच्चा होना ज़रूरी है। भाग 2, इकिगाई और जीवन का चक्र, सर्कल ऑफ लाइफ। समझना, पिछले भाग में तुमने 4 शक्तिशाली सवाल खोजे, वो सवाल कुछ जो तुम्हें तुम्हारे होने का कारण ढूंढने में मदद करते हैं। लेकिन अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, क्योंकि जापानियों ने सिर्फ इकिगाई का आइडिया नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने लोगों की मदद के लिए एक सरल और खूबसूरत डायग्राम बनाया, एक सर्कल। इसे इकिगाई वेन डायग्राम कहा जाता है और यह दुनिया में आत्म खोज और जेरिक्सेटान सिक्सिस का चाननेक्फा सेल्फ डिस्कवरी के सबसे मशहूर टूल्स में से एक है। लेकिन इसके हिस्सों के बारे में बात करने से पहले मुझे इसके पीछे के आइडिया को समझाने दो। कल्पना करो कि तुम्हारी जिंदगी एक पहेली है। तुम सिर्फ अपनी नौकरी नहीं हो, तुम सिर्फ अपने सपने नहीं हो, तुम सिर्फ अपनी प्रतिभा या जिम्मेदारियां नहीं हो, तुम इन सब चीज़ों का मेल हो। और जब ये सही तरीके से जुड़ते हैं तो तुम संपूर्ण महसूस करते हो। तुम्हें शांति मिलती है, तुम्हें उद्देश्य मिलता है, तुम्हें एक ऐसी खुशी मिलती है जो साधारण हैप्पीनेस से भी गहरी है। यही वह सर्कल है जिसे यह डायग्राम ढूंढने में मदद करता है। अब इन 4 हिस्सों को फिर से समझते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा और गहराई से। एक, जो तुम्हें पसंद है, तुम्हारा जुनून, पैशन। ये वो चीज़ है जो तुम्हें एनर्जी से भर देती है। जब तुम इसे करते हो तो समय का पता नहीं चलता। तुम जिंदा, रचनात्मक और आज़ाद महसूस करते हो। इसे करने के लिए तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि तुम इसे प्यार से करते हो। लेकिन सिर्फ पैशन काफ़ी नहीं है। बहुत से लोग पेंटिंग, लिखना या डांस करना पसंद करते हैं, लेकिन वे संघर्ष करते हैं क्योंकि वे इसे पूरे जीवन में नहीं बदल पाते। इसलिए पैशन पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है। 2, जिसमें तुम अच्छे हो, तुम्हारा पेशा, प्रोफेशन। अब सोचो कि तुम किसी चीज़ में वाकई माहिर हो,
हो सकता है वह पढ़ाना हो, कोडिंग करना हो या डिज़ाइनिंग करना हो। ये तुम्हारा प्रोफेशन है। ये वो चीज़ है जो तुम ज़्यादातर लोगों से बेहतर कर सकते हो। लेकिन कभी कभी लोग उन चीज़ों में अच्छे होते हैं जिनसे वे प्यार नहीं करते। वे उन नौकरियों में फंसे होते हैं जिनसे उन्हें नफरत है। वे सक्सेसफुल तो होते हैं लेकिन खाली महसूस करते हैं क्योंकि उनमें दिल नहीं होता। इसलिए प्रोफेशन भी पहेली का एक और टुकड़ा है, लेकिन अकेले यह पूरी तस्वीर नहीं है। 3, दुनिया को जिस चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हारा मिशन ये सेवा के बारे में है। ये तुम्हारे जीवन को अपने से परे अर्थ देने के बारे में है। ये तब होता है जब तुम अपने पैशन और स्किल का इस्तेमाल कुछ ऐसा करने में करते हो जिससे दूसरों की मदद होती है। एक मिशन तुम्हें बढ़ने का, हर सुबह उठने का एक कारण देता है, तब भी जब हालात मुश्किल हों। लेकिन फिर अगर तुम्हारा मिशन तुम्हारी जिंदगी का सहारा नहीं बनता तो यह तनावपूर्ण हो जाता है। इसलिए यह एक अहम हिस्सा है, लेकिन फिर भी सिर्फ एक हिस्सा है। चौथा राज, एक स्पष्ट उद्देश्य जो कभी रिटायर नहीं होता। यह ओकिनावा के जीवन और आधुनिक जीवन के बीच सबसे बड़ा अंतर है। ज्यादातर देशों में लोग सिर्फ रिटायर होने और आराम करने के लिए जीवन भर कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन ओकिनावा में लोग उद्देश्य से कभी रिटायर नहीं होते। हाँ, वे शायद फुल टाइम नौकरी छोड़ दें, लेकिन वे इकिगाई के साथ जीना नहीं छोड़ते। एक 102 साल का बुजुर्ग अब भी संगीत बजा सकता है। एक 97 साल की महिला अब भी अपने बगीचे की देख, मछुआरा शायद अभी भी कुछ घंटों के लिए समुद्र में चला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपके दिल का कोई मकसद होता है तो आपका शरीर चलता रहता है। वे वीकेंड का इंतजार नहीं करते, वे छुट्टियों का इंतजार नहीं करते, वे आजाद होने का इंतजार नहीं करते। वे पहले से ही आजाद हैं क्योंकि वे हर दिन वही कर रहे हैं जिससे वे प्यार करते हैं। उदाहरण के तौर पर श्री कामदा रोज सुबह 6 बजे उठते हैं। वे अपनी बाहों को फैलाते हैं, हल्का नाश्ता करते हैं और अपने छोटे से बगीचे में टहलते हैं। वे फूल लगाते हैं, वे अपनी सब्जियों का हाल देखते हैं, वे अपनी दोस्त को फोन करके पूछते हैं कि क्या वह ठीक है। वे छोटे मोटे औजार ठीक करते हैं, वे ग्रीन टी पीते हैं, वे अक्सर हंसते हैं और रात में वे मुस्कान के साथ सोने जाते हैं। वे कहते हैं, मैं नहीं जानता कि मैं कब मरूंगा, लेकिन मैं यह जानता हूं कि मैं आखिरी दिन तक जीऊंगा। यही इकिगाई का दिल है, हमेशा के लिए जीना नहीं बल्कि जितना संभव हो उतने लंबे समय तक पूरी तरह से जीना। भाग 5, रिटायरमेंट, काम और सेहत, छिपा हुआ सच। अब बात करते हैं किसी ऐसी चीज के बारे में जिसे लगभग कोई भी सुनना नहीं चाहता, लेकिन इकिगाई साफ तौर पर सिखाती है। जल्दी रिटायर हो जाना हमेशा खुशियां नहीं लाता। हकीकत में बहुत से लोगों के लिए रिटायरमेंट उदासी, बोरियत, अकेलापन और यहां तक कि जल्दी मौत का कारण बनता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें कुछ न करने के लिए नहीं बनाया गया है। हमें बनाया गया है बनाने, जुड़ने, बढ़ने, सेवा करने, सीखने, चलने फिरने के लिए। जब लोग पूरी तरह से काम करना बंद कर देते हैं तो वे अक्सर अपनी पहचान की भावना खो देते हैं। वे पूछने लगते हैं, अब मैं कौन हूं? मैं सारा दिन क्या करूं? मेरी जिंदगी का मकसद अब क्या है? इसका मतलब यह नहीं है कि 90 साल की उम्र तक ऑफिस में काम करते रहो। इसका मतलब है अपने मकसद से कभी रिटायर मत होना। भले ही आपकी नौकरी खत्म हो जाए, आपकी इकिगाई नहीं खत्म होनी चाहिए। असली कहानी, 87 वर्षीय दर्जन टोमोको ने 60 साल तक कपड़े सिले। वह 72 साल की उम्र में रिटायर हो गईं, लेकिन 1 साल तक कुछ न करने के बाद वह थका हुआ, बेचैन और बेकार महसूस करने लगी। एक सुबह ही उसने कोने में अपनी पुरानी सिलाई मशीन देखी। उसने उसे चालू किया। उसने छोटे छोटे थैले और रुमाल सिलने शुरू कर दिए। फिर वह उन्हें बाजार में बांटने लगी। लोगों को वे बहुत पसंद आए। उन्होंने उसे गले लगाया, मुस्कान दी और धन्यवाद के पत्र दिए। अब 87 साल की उम्र में वह हर दिन सिलाई करती है, पैसे के लिए नहीं बल्कि प्यार के लिए। वह कहती है, जब मैं सिलाई करती हूं तो मैं फिर से जवान महसूस करती हूं। मेरे हाथों को याद है, मेरा दिमाग शांत हो जाता है, मेरा दिल जिंदा है। टोमोको नौकरी पर नहीं लौटी, वह अपनी इकिगाई में लौटी। काम दुश्मन नहीं है, बेमतलब का काम दुश्मन है। आपको कोई ऐसी नौकरी करने के लिए नहीं बनाया गया जिससे आप नफरत करते हैं 40 साल तक और फिर हमेशा के लिए सोफे पर बैठे रहना।
आपको कुछ सार्थक खोजने और उसे हर संभव तरीके से जितनी देर तक कर सकते हैं करने के लिए बनाया गया है। यहां तक कि रोज 10 मिनट, यहां तक कि एक अच्छा काम, यहां तक कि एक छोटी सी रचना। इसी तरह तुम जिंदा रहते हो, इसी तरह तुम ठीक होते हो, इसी तरह तुम बढ़ते हो। भाग 6, रोज के काम में फोकस और फ्लो की ताकत। अब बात करते हैं कुछ खूबसूरत चीज के बारे में जो किताब इकिगाई सिखाती है। ऐसी चीज जो आपके रोजमर्रा के जीवन को बदल सकती है। इसे फ्लो कहते हैं। फ्लो पूर्ण एकाग्रता की अवस्था है। यह वह समय होता है जब आप कुछ कर रहे होते हैं और आप समय भूल जाते हैं, आप भूख भूल जाते हैं, आप तनाव भूल जाते हैं, आप पूरी तरह से उपस्थित होते हैं, पूरी तरह से जीवित होते हैं, पूरी तरह से स्वयं होते हैं। फ्लो बड़े लक्ष्यों के बारे में नहीं है, यह पूरा ध्यान देने के बारे में है। आप फ्लो कब महसूस करते हैं? हो सकता है जब आप कोई सुंदर भोजन पकाते हैं, दिल से कुछ लिखते हैं, पेंट या डिजाइन करते हैं, गाते हैं, अपनी जगह को व्यवस्थित करते हैं, किसी दर्द में मदद करते हैं, ध्यान लगाते हैं या प्रकृति में टहलते हैं, किसी चीज को ध्यान से ठीक करते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई मॉडल, कोई व्यवसाय। आप इसे इनाम के लिए नहीं करते, आप इसे इसलिए करते हैं क्योंकि गतिविधि खुद ही इनाम जैसी लगती है। यही फ्लो है और यही एक लंबे सार्थक जीवन की कुंजी है। उदाहरण, केनेजी जापान में एक छोटी सी वर्कशॉप में काम करता है। वह लकड़ी के चम्मच बनाता है, बस चम्मच। कोई तेज मशीन नहीं, कोई मार्केटिंग नहीं, कोई प्रसिद्ध नहीं, लेकिन हर दिन वह लकड़ी के टुकड़े को ऐसे पकड़ता है जैसे वह जीवित हो। वह इसे धीरे धीरे देखभाल के साथ आकार देता है। वह किनारों को चिकना करता है, वह सतह को पॉलिश करता है, वह देखता है कि उस पर रोशनी कैसे पड़ती है। घंटों बीत जाते हैं, वह घड़ी की ओर नहीं देखता। जब किसी ने उससे पूछा, क्या तुम्हें चम्मच बनाते बनाते बोरियत नहीं होती, तो वह मुस्कुराया और बोला, मैं चम्मच नहीं बना रहा हूं, मैं दुनिया के साथ शांति बना रहा हूं। यही फ्लो है। ये व्यस्त होने के बारे में नहीं है, ये उपस्थित होने के बारे में है। अपने जीवन में फ्लो में कैसे प्रवेश करें? छोटी शुरुआत करें, अपना फोन बंद करें, एक काम चुनें, उसे धीरे धीरे करें, उसे प्यार से करें। नतीजे भूल जाइए, बस प्रक्रिया का आनंद लीजिए। वह बर्तन धोना हो सकता है, वह पौधों को पानी देना हो सकता है, वह अपने विचारों को एक डायरी में लिखना हो सकता है। दुनिया आज विकर्षणों से भरी है, लेकिन फ्लो आपको आपके पास वापस लाता है। और एक बार जब आप फ्लो पा लेते हैं तो आप हल्का महसूस करते हैं, आप स्पष्ट महसूस करते हैं, आप जीवित महसूस करते हैं, सिर्फ अस्तित्व में नहीं रहते। तो अगर आप खोया हुआ महसूस कर रहे हैं, अगर आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि जिंदगी बहुत तेजी से गुजर रही है, तो भागने का रास्ता मत देखो, फ्लो की तलाश करो। किसी छोटी चीज को अपना पूरा ध्यान दो और उसे अपनी इकिगाई में वापस आने का पहला कदम बनने दो। भाग 7, एक सार्थक जीवन के लिए 6 सरल नियम। इकिगाई की रोजमर्रा की समझदारी। अब जब आप समझ गए हैं कि इकिगाई क्या है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये लोग असल में हर दिन कैसे जीते हैं, उनकी आदतें क्या हैं, उनकी सोच क्या है, वे बाकी दुनिया से अलग क्या करते हैं। क्योंकि यह सिर्फ बड़े विचार नहीं हैं जो आपकी जिंदगी बदलते हैं, बल्कि छोटी छोटी चीजें हैं जो आप हर दिन करते हैं। ओकिनावा में और जापान के कई शांतिपूर्ण गांवों में लोग कुछ शांत सिद्धांतों के अनुसार जीते हैं। जोर से नहीं चिल्लाया जाता, होर्डिंग्स पर नहीं छापा जाता, बल्कि बड़ों से बच्चों को दिल से दिल तक पहुंचाया जाता है। यहाँ 6 कालजयी नियम हैं जो उनका मार्गदर्शन करते हैं। सरल शब्द, लेकिन अगर आप उन्हें महसूस करेंगे तो वे आपको बदल देंगे। नियम 1, धीरे लो, इसे आसानी से लो। आधुनिक जीवन तेज है, जापानी जीवन सोच समझकर चलाया जाता है। धीरे चलो, धीरे सांस लो, धीरे खाओ, यहां तक कि धीरे चाय पियो। क्योंकि जब तुम धीमे होते हो तो जीवन को महसूस करते हो, और जब तुम जीवन को महसूस करते हो तो शांति महसूस करते हो। नियम 2, अपने आप को अच्छे दोस्तों से घेरो। वे उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो उन्हें हंसाते हैं, रुलाते हैं, बांटते हैं, बढ़ाते हैं। नकली मुस्कान नहीं, गहरे बंधन।
लोगों का एक ऐसा घेरा जो आग में भी तुम्हारे साथ चलेगा, वह सोने से भी ज्यादा कीमती है। नियम 3, अपने अगले जन्मदिन के लिए आकार में आओ। यह 6 पैक एब्स होने के बारे में नहीं है। यह हर दिन हिलने डुलने, स्ट्रेच करने, सांस लेने, अपने शरीर की देखभाल करने के बारे में है, जो तुम्हारी आत्मा का एकमात्र घर है। यहां तक कि हल्की फुल्की हरकतें भी ताकत देती हैं। नियम 4, प्रकृति से फिर से जुड़ो। शहरी जीवन हमें भुला सकता है कि हम धरती से पैदा हुए हैं, कंक्रीट से नहीं। पेड़ों के पास जाओ, घास पर नंगे पैर चलो, आसमान की ओर देखो, पानी को छुओ, फूलों के पास खामोश बैठो। प्रकृति बोलती नहीं, लेकिन वह ठीक करती है। नियम 5, शुक्रिया अदा करो। हर भोजन, हर सुबह, हर तोहफा, हर इंसान। वे शुक्रिया कहते हैं, सिर्फ शब्दों के तौर पर नहीं, बल्कि जीने के तरीके के रूप में। आभार दिल को नरम करता है और आत्मा को रोशन करता है। नियम 6, पल में जो अतीत को भूल जाओ, भविष्य का पीछा मत करो। अपने पूरे दिल के साथ अपने सामने वाले पल पर ध्यान केंद्रित करो। वे एक साथ कई काम नहीं करते, मल्टीटास्क नहीं करते। वे एक समय में एक काम करते हैं, पूरी उपस्थिति के साथ, शांति के साथ। सबसे महत्वपूर्ण, कुछ ऐसा करो जिससे तुम प्यार करते हो, जिसमें तुम अच्छे हो, जो दूसरों की मदद करे, जो तुम्हारे जीवन का समर्थन करे। कुछ ऐसा जो तुम जल्दी नोटिस करोगे। बुजुर्ग लोग बहुत हंसते हैं, वे एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं, वे चिढ़ाते हैं, वे खेलते हैं, वे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, गाने गाते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। वे हर चीज को बहुत सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि वे कुछ समझते हैं जिसे मॉडर्न वर्ल्ड भूल गया है। हंसी सिर्फ खुशी नहीं है, हंसी दवा है। हंसी जीवन को क्यों बढ़ाती है? मॉडर्न साइंस ने अब कंफर्म कर दिया है कि जापानी बुजुर्ग हमेशा से क्या जानते थे। हंसी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, स्ट्रेस हार्मोन को कम करती है, ब्लड फ्लो को सुधारती है, दर्द को कम करती है, इमोशनल घावों को भरती है और सबसे बढ़कर लोगों को एक साथ लाती है। तुम्हें अपना दिल ठीक करने के लिए हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी तुम्हें बस एक अच्छा मजाक चाहिए, एक सिली डांस, एक दोस्त के साथ कोई फनी मेमोरी। अपनी लाइफ में और हंसी कैसे शामिल करें? अपने आप को बहुत सीरियस मत लो, अपनी गलतियों पर हंसो। तुम इंसान हो, यह खूबसूरत है। हल्के फुल्के लोगों के साथ वक्त बिताओ, उन लोगों के आसपास रहो जो तुम्हारी एनर्जी को ऊपर उठाएं, न कि उनके जो तुम्हें नीचे गिराएं। हर दिन कुछ ऐसा देखो जिससे तुम हंस सको, चाहे 10 मिनट के लिए ही सही। कॉमेडी दवा है। चंचल बनो, डांस करो, चुटकुले सुनाओ, वियर्ड बनो, अलाइव बनो। अपने फैमिली के साथ हंसो, भले ही वे तुम्हें परेशान करें। साथ में मुस्कुराने का एक पल ढूंढो। कभी कभी लोग पूछते हैं, मैं कैसे हंस सकता हूं जब जिंदगी मुश्किल है? ओकिनावान के बुजुर्ग कहते हैं, इसलिए हम हंसते हैं क्योंकि जिंदगी मुश्किल है, इसलिए खुशी को अपने इकिगाई का हिस्सा बनने दो। सफलता के बाद नहीं, शांति के बाद नहीं, बल्कि शांति के रास्ते के रूप में जॉय को अपनी थेरेपी बनने दो। भाग 11, जीवन के सबसे बड़े सबक। एक आखिरी विचार। अब हम अंत के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन यह एक वीडियो का अंत नहीं है। यह जीने के एक नए तरीके की शुरुआत है। अब मैं इस पूरी यात्रा के सबसे जरूरी और अविस्मरणीय सबक इकट्ठा करके तुम्हें बताता हूं, जो सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए है। 1, तुम दुख उठाने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम जीने के लिए पैदा हुए हो। तुम यहां सिर्फ बिल चुकाने के लिए नहीं हो, सिर्फ आज्ञा मानने के लिए नहीं हो, सिर्फ थकने के लिए नहीं हो। तुम खुशी महसूस करने, प्यार करने, क्रिएट करने, बढ़ने, योगदान देने और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने के लिए पैदा हुए हो। 2, जिंदगी इस बारे में नहीं है कि तुम क्या करते हो, यह इस बारे में है कि तुम इसे क्यों करते हो। प्यार से किया गया एक साधारण काम स्ट्रेस से किए गए एक बड़े काम से ज्यादा खूबसूरत होता है। देखभाल से पकाया गया एक साधारण खाना, ध्यान से सींचा गया एक साधारण पौधा, प्यार से गले लगाया गया एक साधारण बच्चा। यही जिंदगी है, यही इकिगाई है। 3, तुम कभी भी बहुत बूढ़े नहीं हो और कभी भी बहुत देर नहीं हुई है। तुम दोबारा शुरू कर सकते हो, तुम आज शुरू कर सकते हो।
भले ही तुम खोया हुआ महसूस करो, भले ही तुम 60 के हो, भले ही तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, इकिगाई को उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। इकिगाई सिर्फ पूछता है, तुम इस पल के साथ क्या करोगे? 4 उद्देश्य। पर्पस का बड़ा होना जरूरी नहीं है, उसका सच्चा होना जरूरी है। तुम्हें दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस कुछ ऐसा करना है जो ईमानदार, सरल और सार्थक लगे। अगर तुम्हारी वजह से सिर्फ एक व्यक्ति भी मुस्कुराता है तो तुम्हारी जिंदगी में मतलब है। 5 तुम्हारे पास वो सब कुछ पहले से ही है जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम्हें और डिग्रियों की और फॉलोअर्स की और कपड़ों की और शोहरत की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस वक्त चाहिए, तुम्हें ध्यान चाहिए, तुम्हें हिम्मत चाहिए और तुम्हें प्यार चाहिए, और वो सब तुम्हारे अंदर पहले से ही मौजूद है। उदाहरण, एक बार एक युवक था जिसने अपने दादा को पछतावे के साथ मरते देखा। उसके दादा ने अपनी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत की, पैसे बचाए, प्रॉपर्टी खरीदी, नियमों का पालन किया, लेकिन मरने से पहले उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो वह युवक कभी नहीं भूल सका। मैंने जीने के लिए अपनी पूरी जिंदगी इंतजार किया और मेरे पास वक्त ही नहीं बचा। उस युवक ने वादा किया कि वह इंतजार नहीं करेगा। उसने लिखना शुरू किया, वह प्रकृति में घूमने लगा, वह म्यूजिक बजाना सीखने लगा, वह ज्यादा मुस्कुराने लगा। उसने कम कमाया लेकिन उसने ज्यादा महसूस किया, उसने ज्यादा मदद की, वह ज्यादा जिया, और 20 साल बाद भी वह उस पल को याद करता है, उदासी के साथ नहीं बल्कि कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड के साथ, क्योंकि उस पल ने उसे बहुत देर होने से पहले जीने की ताकत दी। भाग 12 तुम इकिगाई के साथ पैदा हुए थे, इसके बिना मत मरो। यह इस यात्रा का आखिरी हिस्सा है, लेकिन शायद यह तुम्हारी नई जिंदगी का पहला चैप्टर है कि यह किताब दुनिया भर में लाखों लोगों तक पहुंची है, क्योंकि इकिगाई कोई ट्रेंड नहीं है, यह एक सच्चाई, ट्रुथ है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हें खुशी का पीछा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सफलता का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी तुलना करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस वो वजह ढूंढनी है जिसके लिए तुम हर सुबह उठते हो, भले ही कोई ताली न बजाए, भले ही कोई न समझे, भले ही वो वजह शांत और सरल हो। उदाहरण, हाँ तुम यह वीडियो उदाहरण, हाँ तुम यह वीडियो देख रहे हो, यह कोई एक्सीडेंट नहीं है। शायद तुम्हारी आत्मा, सोल इन शब्दों को सुनने के लिए तैयार थी। शायद तुम्हारा दिल दोबारा जीने की इजाजत का इंतजार कर रहा था। तो ये लो, तुम्हें रीस्टार्ट करने की इजाजत है, तुम्हें दोबारा मुस्कुराने की इजाजत है, तुम्हें अपनी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी को फॉलो करने की इजाजत है, तुम्हें वो इंसान बनने की इजाजत है जिसका सपना तुम्हारा छोटा वाला सेल्फ देखता था। इकिगाई पहले से ही तुम्हारे अंदर है, और अगर तुम्हें अभी भी नहीं पता कि वो क्या है तो कोई बात नहीं, छोटे से शुरू करो, अभी शुरू करो, कल फिर से शुरू करो, लेकिन कभी रुको मत। जब जापान के ओगिमी में लोगों से पूछा गया, लंबी और खुशहाल जिंदगी जीने का तुम्हारा राज क्या है, तो उन्होंने यह नहीं कहा कि अमीर बनो, उन्होंने यह नहीं कहा कि कड़ी मेहनत करो, उन्होंने यह नहीं कहा कि अवार्ड जीतो, उन्होंने कहा जिज्ञासु बने रहो, दयालु बने रहो, जुड़े रहो और हर सुबह कुछ न कुछ करने के लिए उठो। यही इकिगाई है, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने तुम्हें यही दिया है। सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं, बल्कि खुद तक पहुंचने का एक दरवाजा। तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बस शुरू करने का इंतजार कर रहे हो। तो एक गहरी सांस लो और शुरू करो। तो हमने इस यात्रा से क्या सीखा? इकिगाई कोई गोल नहीं है, यह ऐसी चीज नहीं है जिसका तुम पीछा करते हो, यह भविष्य में नहीं है, ये वो शांत वजह है जिससे तुम सुबह आंखें खोलते हो, ये वो छोटी सी खुशी है जो तुम्हें वो काम करने में मिलती है जो तुम्हें पसंद है। यह जानने की शांति है कि तुम्हारी जरूरत है। यह मतलब मीनिंग के साथ जागने की ताकत है, शोर शराबे के साथ नहीं। तुम्हें जापान जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस प्रेजेंट होने की जरूरत है और उसके प्रति सच्चे होने की जरूरत है जो तुम वास्तव में हो।
अपना इकिगाई ढूंढो और उसे धीरे से, पूरी तरह से, खूबसूरती से जियो। इस यात्रा में मेरे साथ चलने के लिए शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि इसने तुम्हारे दिल को छुआ होगा। मुझे उम्मीद है कि इसने तुम्हें स्पष्टता दी होगी। और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं इसने तुम्हें दोबारा शुरू करने में मदद की होगी। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ महसूस कराया, थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ एक कमेंट करो, इसे अपने किसी प्यारे दोस्त के साथ शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। एल्गोरिदम के लिए नहीं, बल्कि ताकि तुम्हारे जैसे और लोग दोबारा जिंदा महसूस कर सकें। अपने दिमाग का ख्याल रखना, अपने दिल का ख्याल रखना, अपने उद्देश्य, पर्पस का ख्याल रखना, और हमेशा याद रखना, तुम खो जाने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम इकिगाई के साथ जीने के लिए पैदा हुए हो। मैं तुमसे अगली कहानी में मिलूंगा। तब तक अलाइव रहो, जेंटल रहो, ट्रू रहो